जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है 4 ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 मीटिंग्स। भारत अपने शेषनाग 150 के कंडक्ट किए ट्रायल्स। रशिया भारत के सुखोई फाइटर्स के लिए सबसे लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल सप्लाई करने को तैयार। रशियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया भारत की दिलचस्पी सुखोई Su-57 में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी कॉमर्शियल वेसल्स के लिए हुआ पूरी तरह से ओपन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, सांसद और फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने करीब 4 बार बैक चैनल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है और इस तरह का पहला एंगेजमेंट ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जो पहली 2 एंगेजमेंट्स थी तो वो ट्रैक 1.5 मीटिंग्स के माध्यम से थी, जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल थे और इसको लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी कि IISS द्वारा फैसिलिटेट किया गया था। और जो बाकी 2 एंगेजमेंट्स थे वो ट्रैक 2 मीटिंग्स के माध्यम से हुए थे और ये ट्रैक 2 मीटिंग फरवरी में दोहा में कंडक्ट की गई थी, जिसे UK बेस्ड थिंक टैंक ने ही फैसिलिटेट किया था। जबकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो वर्चुअली लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन जो ये ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 मीटिंग्स वाली रिपोर्ट सामने आई है तो फिलहाल अभी इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ट्रैक 1 मीटिंग्स होती हैं तो उसमें दोनों देशों के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो सीधे तौर पर शामिल होते हैं और एक तरह का फॉर्मल और ऑफिशियल नेगोशिएशन होता है 2 कंट्रीज के बीच। और वहीं जो ट्रैक 1.5 मीटिंग हुई तो उसे आप एक तरह का हाइब्रिड मीटिंग कह सकते हैं, जिसमें किसी देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट्स के साथ इसमें शामिल हो जाते हैं। और वहीं जो ट्रैक 2 नाम की डिप्लोमेसी या मीटिंग हुई वो पूरी तरह से अनऑफिशियल हुई। इसमें एकेडमिक्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, थिंक टैंक्स, NGOs, एक्सपर्ट्स ये सभी शामिल होते हैं। इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स सीधे तौर पर कभी भी शामिल नहीं होते हैं। बाकी ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 तो ये मीटिंग्स आमतौर पर तभी की जाती है जब 2 देशों के बीच जो ऑफिशियल टॉक्स है वो पूरी तरह से बंद है और ये बैक चैनल कम्युनिकेशन में मदद करता है। बाकी एक अपडेट यह है कि BJP लीडर बूरा नरसैया गौड़ का ये कहना है कि संसद में जो डीलिमिटेशन बिल पेश किया जा रहा है तो इस बिल के पास होने के बाद जो POK है वो भी भारत को मिल जाएगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि इस बिल की सबसे खास बात यह है कि इसमें POK के लिए भी सीट्स आवंटित की गई हैं और इससे POK के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। और एक दिन जब हम POK को वापस हासिल कर लेंगे तो वहाँ के लोग 77 साल बाद पहली बार वोट डाल सकेंगे और उनके प्रतिनिधि लोकसभा व राज्यसभा में बैठ सकेंगे। वियॉन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रशियन राजदूत की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी बेहद ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि भारत और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन के हिस्से के तौर पर और भी अन्य टाइप्स के मिलिट्री इक्विपमेंट की दोनों देशों की कई सारी योजनाएं हैं। आगे उनका यह भी कहना था कि मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि US और यूरोपियंस इसके बारे में जानें, लेकिन मैं भारत की जनता के साथ ही जानकारी साझा करने में पूरी खुशी महसूस करूंगा। पर चूंकि अभी हम लाइव कर रहे हैं तो ये एक सेंसिटिव एरिया है और जिसे हम सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रशियन राजदूत ने भी कंफर्म किया है कि भारत ने सुखोई Su-57 फाइटर में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी जिस तरह से ब्रह्मोस AK-203 ये भारत और रशिया की कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बेहद ज़्यादा सफल रही हैं, तो इसी में कई सारे ट्रैक्स हैं जिसमें दोनों देशों की एक्सपेंड करने की योजना है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को रशिया की हाईएस्ट अथॉरिटी से भारत को R-37M XZ अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल ऑफर करने की परमिशन मिल गई है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर्स प्लस है और ये मैक्स 6 से भी अधिक की रफ्तार को अचीव कर सकती है। और पहले भी रिपोर्ट्स आई थी कि भारत अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स में इंटीग्रेट करने के लिए इस मिसाइल के कई हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स को खरीदने की योजना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इजराइल और लेबनान के सीज फायर की सहमति के बाद से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सभी कॉमर्शियल वेसल्स के लिए कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है। जब तक ये सीज फायर बना रहेगा तब तक। बाकी ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कोऑर्डिनेटेड रूट्स को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है और इसकी पुष्टि US प्रेसिडेंट की तरफ से भी की गई है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम्प्लीटली ओपन है और बिजनेस और फुल पासेस के लिए रेडी है। लेकिन जो US नेवी का ब्लॉकेड है वो तब तक बना रहेगा जब तक ईरान और US के बीच 100% डील कंप्लीट नहीं हो जाती है। और उनका ये कहना है कि प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रही है और अधिकतर पॉइंट्स ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुके हैं। और वहीं ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स ने इस बात को क्लियर किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो वो केवल कॉमर्शियल वेसल्स के लिए खुला है। मिलिट्री वेसल्स को अभी भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। और ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स ये भी कह रहे हैं कि कॉमर्शियल वेसल्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगी तो वो भी केवल डेजिग्नेटेड रूट्स के माध्यम से ही जाएंगी और वो भी ईरानियन IRGC नेवी की परमिशन के साथ।
बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और लेबनान का जो सीज फायर है वो 10 दिन के लिए हुआ है। बाकी यूएस प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका ये कहना है कि अगर ईरान के साथ डील इस्लामाबाद में होती है तो वे भी वहां जा सकते हैं। भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया जो शेषनाग 150 अटैक ड्रोन है, तो हाल ही में पोखरण टेस्ट फैसिलिटी में इसके सफल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे। हालांकि इस ड्रोन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स तक है, लेकिन इन ट्रायल्स के दौरान इसे 700 किलोमीटर्स तक की रेंज में टेस्ट किया गया है। बाकी जो शेषनाग 150 है इसे कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक्स के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है, यानी कि इस तरह के मल्टीपल ड्रोन्स को एनिमी डिफेंस को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये अपने साथ 25 से 40 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है, तो ये दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके व्हीकल्स और उनके पर्सनल को एक गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडिया टीवी ने एक ऐसी जानकारी साझा करी है जिसमें बताया गया कि 1990 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में जो कई सारे अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, तो इस दौरान भारतीय सेना ने जो अलग अलग समय पर मारे गए आतंकियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं, तो वो किस किस तरह के हैं, और इनमें पिस्टल से लेकर AK-47, AK-56 और ऐसी अन्य बड़े वेपन्स भी शामिल हैं, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। और इससे संबंधित एक वीडियो भी शेयर की गई है। और इन वेपन्स को रखा गया है 15 कोर मुख्यालय के अंदर बने एक संग्रहालय में जिसका नाम है इबादत-ए-शहादत। और ये वो हथियार हैं जो कि उन पाकिस्तानी आतंकियों से रिकवर किए गए जो कि कश्मीर घाटी में ऑपरेट करते थे, और इनको हमारी सेना ने न्यूट्रलाइज किया था। और इनमें से कईयों पर आप गोलियों के निशान भी देख सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि एनकाउंटर्स कितने इंटेंस होते हैं। और वैसे अगर आपको जानने में दिलचस्पी है कि हमारी फोर्सेस जो इन वेपन्स को सीज करती है, तो फिर इन वेपन्स के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शुक्रवार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने झारखंड में 4 हार्डकोर नक्सल्स को एलिमिनेट किया है, और इन 4 में से एक सीनियर रीजनल कमांडर भी शामिल था। और यह ऑपरेशन मुख्य रूप से हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया था। और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर साइट से भारी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी रिकवर किया है, जिनमें AK सीरीज की राइफल, एक कोल्ट AR-15 और एक इंसास राइफल भी शामिल है। बाकी ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि जो भारत है वो अब चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स से रिप्लेस करने के प्रोसेस में है। बाकी ये भी कहा गया कि इस LUH प्लेटफॉर्म को लेकर जो पहले कुछ कंसर्न्स थे, तो उनका भी समाधान लगभग पूरा होने वाला है, जैसे कि ऑटो पायलट सिस्टम से संबंधित। बाकी इस तरह की टोटल 171 हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करने की योजना है, जिनमें से 61 भारतीय वायुसेना की सर्विस में और 110 आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1944 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन खंडाव लोहता ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह कोरंगा वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं 1999 में भी जम्मू कश्मीर के बारामूला में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के SI भैरवराम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जबकि आज के दिन 2009 में झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान BSF के कांस्टेबल लाल बहादुर यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि LAC के साथ ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना की कौन सी कोर जिम्मेदार रहती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।